हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 9th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर मोशन को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम ये देख रहे थे कि त्वरण यानी एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन की कॉन्सेप्ट को हमने समझा था, साथ ही साथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी एक समान त्वरण के कॉन्सेप्ट को भी हमने जाना था। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। आज हम जो इसके आगे का टॉपिक है यानी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट को जाना था। एक्सेलरेशन यानी त्वरण क्या होता है, ठीक है। त्वरण का हमने सूत्र भी देखा था, यानी इसका फॉर्मूला हमने जाना था। इसके साथ साथ एक्सेलरेटेड मोशन यानी त्वरित गति क्या होती है, ये भी आपने अच्छे से समझ लिया। इसके बाद हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी एक समान त्वरण के कॉन्सेप्ट को समझ रहे थे, जो कि हमने एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा था। हमने ये भी जाना था कि इसका जो वीटी ग्राफ होता है यानी वेग समय ग्राफ, वो किस तरीके से बनता है, ठीक है। और हमने इसका उदाहरण भी देखा। आज हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी असमान त्वरण। अब जैसे कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक वर्ड आया है असमान, यानी जो एक जैसा नहीं है। यानी यहाँ पे हम ऐसे त्वरण की बात कर रहे हैं जो कि एक जैसा नहीं है, यानी एक समान नहीं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि एक बच्चा भाग रहा है, ठीक है। एक बच्चा भाग रहा है, ठीक है। वो पहले रुका हुआ था, तो उसका वेग उस समय कितना था, 0 मीटर प्रति सेकंड। अब उसने भागना शुरू किया और एक सेकंड के समय अंतराल में, जो उसके वेग में परिवर्तन आया वो 1 मीटर प्रति सेकंड का था, ठीक है। आप देख सकते हैं पहले वो रुका हुआ था, यानी उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग जो था वो 0 था। फिर एक सेकंड के समय अंतराल के बाद ये देखा गया कि उसकी जो वेलोसिटी है यानी इसका जो वेग है वो 1 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद अगले एक सेकंड के बाद देखा गया कि उसका जो वेग है वो कितना है, 5 मीटर प्रति सेकंड। तो आप देख सकते हैं कि जब बच्चा पहले स्थिर अवस्था में था, उस समय उसकी वेलोसिटी 0 थी। फिर भागा, वो 1 मिनट तक भागा तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, 1 मीटर प्रति सेकंड। फिर अगले एक सेकंड के अंतराल में 5 मीटर प्रति सेकंड। अब जैसे कि हमने पढ़ा है, हमने ये जाना है कि एक्सेलरेशन यानी त्वरण क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन समय, ठीक है। तो अंतिम वेग कितना है, 1, प्रारंभिक वेग कितना है, 0, अपॉन समय कितना लगा है, 1 सेकंड। तो कितना आया आपका एक्सेलरेशन, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन यानी त्वरण कितना आया है, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब क्या हुआ, अगले एक सेकंड के समय अंतराल में जो वेग देखा गया, वेग में जो परिवर्तन आया वो 1 से 5 आया। तो सेकंड केस में यानी दूसरे केस में अगर हम इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग की बात करें, तो प्रारंभिक वेग क्या है, 1 मीटर प्रति सेकंड, और अंतिम वेग कितना है, 5 मीटर प्रति सेकंड। तो दूसरे केस में या सेकंड केस में जो आपका वेग में परिवर्तन आएगा वो 5 माइनस 1 होगा, और समय अंतराल कितना होगा, 1 सेकंड, यानी 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि पहले एक सेकंड के समय अंतराल में जो वेग में परिवर्तन आया है वो कितना आया है, 1 मीटर प्रति सेकंड। यानी एक्सेलरेशन कितना हुआ है आपका, एक्सेलरेशन यानी त्वरण आपका जो आया है वो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आया। इसी तरीके से अगर हम दूसरे समय अंतराल की बात करें, तो दूसरे समय अंतराल में यानी एक सेकंड के अगले समय अंतराल में जो त्वरण आया है वो कितना आया है,
4 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोनों जो अलग अलग आप देख सकते हैं अलग अलग केसेस में, यानी पहले केस में 1 है और दूसरे में कितना है 4 मीटर प्रति सेकंड। तो आप देख सकते हैं कि त्वरण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, या आप देख सकते हैं कि जो त्वरण है वो अलग अलग। तो वो तो जब भी कोई वस्तु, ठीक है, जब भी कोई वस्तु जो है बराबर समय अंतराल में जो है उसके जो वेग में परिवर्तन आता है वो बराबर नहीं होता है, तो हम ये कहते हैं कि जो त्वरण है वो कैसा है, असमान, यानी नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है कि बराबर समय अंतराल में जो वेग में परिवर्तन है अगर वो बराबर नहीं है तो त्वरण कैसा है, असम। ठीक है, an object is said to be with non-uniform acceleration if the velocity of the object changes by an equal amount in equal interval of time। एक वस्तु को असमान त्वरण वाला कहा जाता है यदि वस्तु का वेग समय के बराबर या समान अंतराल में असमान मात्रा में बदलता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, जो वेग में परिवर्तन आ रहा है वह बराबर समय अंतराल में अलग। तो इस केस में आपकी जो एक्सेलरेशन होता है वो कैसा होता है, असम। ठीक है, यानी त्वरण कैसा होता है, असमान होता है। अब हम इसके ग्राफ की बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसका ग्राफ है वो कैसा है, वो कर्व। ठीक है, जब हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रहे थे, एक समान त्वरण की बात कर रहे थे, तो उस केस में आपने ग्राफ कैसा देखा था, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, सीधी रेखा वाला ग्राफ देखा था। वहीं जब हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करते हैं और इसमें हम वीटी ग्राफ यानी वेग समय ग्राफ की बात करते हैं, तो ये जो हमारा वेग समय ग्राफ है ये कर्व की फॉर्म में होता है, क्योंकि इससे आप ये समझ सकते हैं कि कर्व क्या शो कर रहा है कि समय अंतराल तो बराबर है लेकिन जो वेग में परिवर्तन है वो सेम नहीं है, समान नहीं। अब इसका अगर हम कोई एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल जो है हम सर्कुलर मोशन ले सकते हैं, यानी वृत्तीय गति। ठीक है, वृत्तीय गति हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं। अगर इस केस में अगर स्पीड भी कांस्टेंट है, मान लीजिए स्पीड कांस्टेंट है, सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन क्या होता है, हर एक बिंदु पर, हर एक पॉइंट पर क्या होता है, जो वस्तु है उसकी दिशा बदलती है। ठीक है, मान लीजिए ये वस्तु है, ये क्या कर रही है, यहाँ पे वृत्तीय गति कर रही है। अब इसकी जो स्पीड है या इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, सेम है, लेकिन क्या हो रहा है, स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन क्या हो रहा है, दिशा में परिवर्तन आ रहा है। देखिए, ठीक है, यहाँ पे इसकी दिशा यहाँ पे इधर की ओर थी, इस पॉइंट पे इधर की ओर, इस पॉइंट पे इधर की ओर। तो आप देख सकते हैं कि हर पॉइंट में जो इसकी दिशा है उसमें परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, क्या रहा है, परिवर्तन आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक पॉइंट पे दिशा में परिवर्तन आ रहा है। और आप क्या जानते हैं, अगर किसी भी वेलोसिटी, कोई भी आपकी वेलोसिटी है, वेग है, ठीक है, उसका अगर मैग्नीट्यूड यानी परिमाण सेम है लेकिन दिशा बदल रही है, तभी भी वो क्या हो रहा होता है, चेंज हो या वेरिएबल हो। यानी वेलोसिटी को या वेग को बदलने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंज होना ही जरूरी नहीं है। अगर मैग्नीट्यूड सेम है, परिमाण सेम है, लेकिन दिशा क्या हो रही है, चेंज हो रही है, बदल रही है, तब भी क्या होता है, वेग में परिवर्तन। ठीक है, तो ये जो आपका सर्कुलर मोशन होता है ये एक एग्जांपल है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, यानी असमान गति का, या आप कह सकते हैं असमान त्वरण। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज कर्व्ड लाइन। असमान त्वरण के लिए वेग समय ग्राफ एक घुमावदार रेखा होती है या वृत्तीय रेखा होती है। एग्जाम्पल, all circular motion types where speed is constant and direction changes at every point। उदाहरण, सभी वृत्तीय गति
प्रकार यहाँ गति स्थिर होती है, ठीक है, पर हर बिंदु पर दिशा बदलती है। तो इसका एग्जाम्पल आपका सर्कुलर मोशन हो गया है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपका अगर स्पीड भी सेम है, ठीक है, स्पीड सेम है, लेकिन हर बिंदु पे क्या होता है, दिशा बदलती है। तो दिशा बदल रही है यानी वेलोसिटी में परिवर्तन आ रहा है, वेग में परिवर्तन आ रहा है। तो ये क्या है, आपका असमान त्वरण का एक उदाहरण, ठीक है। अब हमने किसके बारे में बात करी, त्वरण यानी एक्सेलरेशन के बारे में। यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमने ये देखा कि जो त्वरण है वो क्या है, वो वेग में परिवर्तन है समय के साथ। अब वेग में परिवर्तन आपका दो तरीके से हो सकता है, ठीक है, दो तरीके से हो सकता है। पहला कि वेग में बढ़ोतरी हो रही, यानी वेग में परिवर्तन कुछ इस प्रकार से है कि वेग में बढ़ोतरी हो रही। जैसे कि मान लीजिए पहले 1 सेकंड में, ठीक है, जो वेग है वो 0 से 1 मीटर प्रति सेकंड हुआ। इसके बाद 1 से फिर 2 मीटर प्रति सेकंड हुआ। फिर अगले 1 सेकंड में 3 मीटर प्रति सेकंड हुआ। या फिर पहले सेकंड में जो है वेग में जो परिवर्तन आया वो 4 मीटर प्रति सेकंड का आया। फिर कितने का आया, फिर अगले 1 सेकंड में 8 मीटर प्रति सेकंड का आया। फिर अगले 1 सेकंड में 12 मीटर प्रति सेकंड का। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वेग में परिवर्तन आ रहा है। अब आप इन दो केस में एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक चीज देख सकते हैं कि जो वेग में परिवर्तन तो आ रहा है, लेकिन हर समय अंतराल में जो वेग में परिवर्तन आ रहा है वो कैसा है, बराबर है, ठीक है, बराबर है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, एक समान त्वरण का। अब इसमें आप एक और चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो परिवर्तन है वो बराबर है, ठीक है, बराबर है, लेकिन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। 0 से 1 हुआ, 1 से 2, 2 से 3। इसी तरीके से दूसरे केस में 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12। तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक और एग्जाम्पल है, इसमें वेग में जो परिवर्तन आ रहा है वो कुछ इस प्रकार से आ 0 से, ठीक है, जो है वेग में परिवर्तन आया, वेग बढ़ा, कितना बढ़ा, 2 मीटर प्रति सेकंड। फिर बढ़ा 8 मीटर प्रति सेकंड। फिर बढ़ा 9 मीटर प्रति सेकंड। यानी हर सेकंड में क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही। अब इस केस में क्या हुआ है, पहले 1 सेकंड में 2 मीटर प्रति सेकंड की बढ़ोतरी हुई। दूसरे 1 सेकंड में जो है 6 मीटर प्रति सेकंड की बढ़ोतरी हुई। फिर तीसरे 1 सेकंड में 1 मीटर प्रति सेकंड की बढ़ोतरी हुई। अब ये जो तीसरा केस है, इसमें बराबर समय अंतराल तो है, लेकिन जो बढ़ोतरी हो रही है वो बराबर नहीं। तो ये जो एग्जाम्पल्स हमने देखे, तो पहले दो हमने किसका देखा, एक समान त्वरण का, ठीक है, आपका जो वेलोसिटी है, वेग है, वेग में परिवर्तन कैसा है, बराबर है, ठीक है, और बढ़ रहा है। तीसरे केस में क्या देखा, वेग में परिवर्तन आ रहा है, वेग बढ़ रहा है, लेकिन जो बढ़ोतरी है या जो परिवर्तन है वो बराबर है। अब इन तीनों केसेस में एक समानता है, क्या है कि तीनों केसेस में जो वेलोसिटी है, जो वेग है वो बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, त्वरण की बात करें, तो त्वरण में आप क्या लेते हैं, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो यहाँ तीनों केसेस में जो अंतिम वेग होगा वो प्रारंभिक वेग से ज्यादा होगा। इस कारण क्या होगा, जो आपका त्वरण होगा वो पॉजिटिव होगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, पहले वाले में अगर हम देखें कि जो वेग है, वेग में परिवर्तन जो है 1 सेकंड में 1 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड आ रहा है। तो यहाँ पे वेग कैसे निकालेंगे, 2 माइनस 1/1 यानी 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम सेकंड केस में जो है, जो 1 सेकंड में
बढ़ोतरी हो रही है वो 8 से 12 वाला केस है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस केस में जो वेग आएगा, ठीक है, जो वेग आएगा वो कितना आएगा, सॉरी, जो वेग में परिवर्तन है वो कितना आएगा, 12 माइनस 8। और त्वरण निकालना चाहते हैं तो नीचे समय 1 सेकेंड, तो कितना आया, 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और ये कितना होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो अंतिम वेग है वो कैसा है, बड़ा है प्रारंभिक वेग। इसी तरीके से तीसरे में देखें तो तीसरे में भी आपका जो एक्सेलरेशन है, त्वरण है, वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव है। लेकिन कुछ ऐसी गतियां होती है या कुछ ऐसे मोशन होते हैं जिसमें क्या होता है, समय के साथ जो है, जो वेलोसिटी में, वेग में जो परिवर्तन आता है वो कैसा होता है, बढ़ता नहीं है, वो घटता है। जैसे कि पहला हम यहाँ पे ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक वाहन था, एक गाड़ी थी, उसने चलना शुरू, पहले जो 0 सेकेंड थी उस समय उसका वेग 8 मीटर प्रति सेकेंड था, फिर 1 सेकेंड में 6 हुआ, फिर 2 सेकेंड में 4 हुआ, 3 सेकेंड में 2 हुआ, और चौथे सेकेंड में क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखें, पहले 0 से 1 में समय अंतराल कितना था, 1 सेकेंड। वेग में परिवर्तन अगर आप देखें तो क्या होगा, आपका अंतिम कितना है, 6 माइनस प्रारंभिक 8 है, तो कितना आया परिवर्तन आपका, ये आ गया आपका -2। अब पहले केस में अगर आप वेग निकालें तो त्वरण निकाले तो वेग में परिवर्तन कितना है, -2 का, समय अंतराल कितना है, 1, तो कितना आया, -2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसी तरीके से अगर आप सेकेंड देखें, एक से जब 1 सेकेंड से फिर 2 सेकेंड होता है तो यहाँ पे समय अंतराल 1 सेकेंड का आया, और वेग में परिवर्तन 4 माइनस 6 कितना आया, -2। नेक्स्ट 2 से 3, यहाँ पे समय अंतराल कितना आया, 1 का। वेग में परिवर्तन 4 से कितना हो गया, 2, यानी 2 माइनस 4 यानी -2। फिर समय अंतराल 4 माइनस 3 1, और यहाँ पे वेग में परिवर्तन कितना आया, -2। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है समय अंतराल बराबर है, और जो वेग है, वेग में परिवर्तन जो है बराबर है, लेकिन जो वेग में परिवर्तन हो रहा है वो ये देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो वेग है वो घटता जा रहा है, यानी वेग में बढ़ोतरी नहीं हो रही, वो घट रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो गया, आपका जो त्वरण आया है वो कैसा आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। इसी तरीके से हम जो है बी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये जो बी एग्जाम्पल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 0 समय में जो वेग है वो 0 है, ठीक है। फिर 1 सेकेंड में -2, 2 सेकेंड में -4, 3 सेकेंड में -6, 4 सेकेंड में -8। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो समय अंतराल है वो 1 सेकेंड का है, और जो वेग में परिवर्तन आ रहा है वो कैसा है, वो है आपका घट रहा है, मतलब, ठीक है, वेग में परिवर्तन आ रहा है और वेग क्या कर रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो हर केस में आप देख सकते हैं कि इस यहाँ पे भी जो वेग में परिवर्तन आ रहा है वो -2 मीटर प्रति सेकेंड का आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में भी क्या होगा, आपका एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा -2/1 यानी -2 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर जो हमने यहाँ 2 एग्जाम्पल देखे, तो इन केस में हमने क्या देखा कि वेग में परिवर्तन तो आ रहा है लेकिन वेग घटता जा, तो जब, जैसे कि हमने बात की थी, ठीक है, जैसे कि हमने बात की थी, हमने ये कहा था कि जो आपका त्वरण होता है यानी एक्सेलरेशन होता है, वो भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि। क्या है, सदिश राशि है। और सदिश राशि कौन सी राशियां होती है, जिसका परिमाण और दिशा दोनों होती है। और हमने ये भी देखा था कि जो एक्सेलरेशन होता है वो 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। और अब यहाँ पे हमने 2 केस देखे जिसमें हमारा
नेगेटिव हो। तो जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, यानी जहां पे आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव वैल्यू आती है एक्सेलरेशन की, तो हम इस केस को में एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं, ठीक है, या डिसेलरेशन कहते हैं, या नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जहाँ पे जो त्वरण है, ठीक है, जो त्वरण है, त्वरण कैसा होता है आपका, त्वरण में जो परिवर्तन आता है वो कैसा है कि त्वरण घट रहा है। इस केस में वेग क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। और इस केस को हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन या डेसेलरेशन, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि डेसेलरेशन या रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी ऋणात्मक त्वरण क्या है। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेस विद टाइम, यानी अगर कोई वस्तु है वो गति कर रही है और उस वस्तु की जो वेलोसिटी है यानी जो वेग है वो समय के साथ कम होता जा रहा है, देन फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन द इनिशियल वेलोसिटी। तो इस कारण क्या होता है, जैसे कि हमने अभी क्या कहा कि जो वस्तु है उसकी जो वेग है वो कम हो रहा है, तो उसका अर्थ क्या है कि जो फाइनल वेलोसिटी है यानी जो अंतिम वेग है वो प्रारंभिक वेग से कैसा है, कम है, कैसा है, कम है, एंड thus it give acceleration, its acceleration is negative, ठीक है। तो इसलिए इसका जो त्वरण होगा वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। और क्यों होगा हमने देख लिया, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, आपका अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अब अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से कम है तो क्या होगा, एक्सेलरेशन में नेगेटिव आ जाएगा, जो चेंज इन वेलोसिटी है, वेग में जो परिवर्तन है वो नेगेटिव आ जाएगा, तो जिस कारण क्या होगा, आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डिसेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन और डेसेलरेशन, ठीक है। तो जो ये आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, जो आपका ऋणात्मक त्वरण होता है, इसे हम रिटार्डेशन या डेसेलरेशन कहते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल जैसे कि कोई वाहन चल रहा है, ठीक है, चल रहा है, अपनी वेलोसिटी से चल रहा है। अब क्या हुआ, उसे रुकना है, तो क्या होता है, जो ड्राइवर है वो क्या करता है, वो ब्रेक लगाता है। ब्रेक लगाने से क्या होता है, धीरे धीरे करके जो गाड़ी का वेग है वो कम होता जाता है और फिर गाड़ी रुक जाती है। तो जब जो ड्राइवर है गाड़ी में ब्रेक लगाता है तो उसके कारण क्या हो रही है, वेलोसिटी कम होती जा रही है, वेग कम होती जा रही है, और वेग में क्या परिवर्तन आ रहा है कि वेग घटता जा रहा है और फिर क्या हुआ, तो ये क्या है, आपका एग्जाम्पल है डेसेलरेशन का या नेगेटिव एक्सेलरेशन का या ऋणात्मक त्वरण, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ when brakes are applied to a moving truck, its velocity gradually decreases, यानी जब कोई ट्रक है वो गति कर रहा है, वो चल रहा है, उस क्या किया जाता है, उस पर ब्रेक लगाया जाता है। तो ब्रेक लगाने के कारण क्या होता है, उसके वेग में परिवर्तन आता है और उसका जो वेग है वो धीरे धीरे करके कम होता जाता है। इन अदर वर्ड, इट इज अंडर रिटार्डेशन। दूसरे शब्दों में यह क्या है, रिटार्डेशन, ठीक है। तो बच्चों, आई होप कि आपको एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि एक्सेलरेशन त्वरण क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी एक समान त्वरण और असमान त्वरण क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया। अब इस कॉन्सेप्ट के बेस में हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व, ठीक है। तो आपका पहला प्रश्न है, starting from a stationary position, Rahul pedals his bicycle to attain a velocity of 6 meters per second in 30 seconds, ठीक है। तो क्या कहा गया है कि जो राहुल है, राहुल क्या करता है, अपनी साइकिल को, अपनी जो बाईसाइकिल है या साइकिल है
उसे चलाना शुरू कर। पहले वो किस में थी? स्टेशनरी पोजीशन में थी, यानी रुकी हुई थी, स्थिर अवस्था में थी। अब वो क्या करता है? पैडल चलाता है, और पैडल चलाने से क्या होता है? उसकी जो वेलोसिटी होती है वो 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है 30 सेकंड। देन ही अप्लाइज ब्रेक। अब इसके बाद क्या करता है? वो ब्रेक लगाता है, such that velocity of the bicycle comes down to 4 meter per second in next 5 seconds. अब वो क्या करता है? पैडल पहले क्या करता है? अपनी गाड़ी जो उसकी बाइसिकल है, ठीक है, यहाँ पे साइकिल है, साइकिल को चलाना शुरू कर। तो पहले उसकी साइकिल रुकी हुई थी, 30 सेकंड में उसका वेग 6 मीटर प्रति सेकंड हो। अब वो क्या करता है? वो अब ब्रेक लगाता है, और ब्रेक इस तरीके से लगाता है कि 5 सेकंड, अगले 5 सेकंड में उसका जो साइकिल का जो वेग है वो 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ द केसेस। यानी आपको क्या करना है? दोनों केस में, ठीक है, दोनों केस में आपको बाइसिकल का यानी साइकिल का जो त्वरण है वो निकालना। पहला केस, जब साइकिल रुकी हुई थी, चलना शुरू किया, 30 सेकंड तक चली, उसका वेग 6 मीटर प्रति सेकंड हुआ। दूसरा केस, जब उसने ब्रेक लगाना शुरू किया और ब्रेक लगाया तो 5 सेकंड में उसकी जो साइकिल है उसका वेग 4 मीटर प्रति सेकंड हो गया। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में आपको एक्सेलरेशन यानी त्वरण निकाल। ठीक है, एक स्थिर स्थिति में शुरू करते हुए राहुल 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करने के लिए अपनी साइकिल चलाता है। फिर वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है कि अगले 5 सेकंड में साइकिल का वेग 4 मीटर प्रति सेकंड तक कम हो जाता है। दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना कीजिए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है उसे हम नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले कहा गया है कि जो साइकिल है पहले रुकी हुई थी स्थिर अवस्था में, यानी इसका प्रारंभिक वेग कितना था? 0। तो फर्स्ट केस में क्या आप लिखेंगे? केस 1, इन केस 1 u कितना आया? 0 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि जो साइकिल थी वो पहले क्या थी? रुकी हुई थी स्थिर अवस्था में, तो u का मान 0 मीटर प्रति सेकंड आया। अब 30 सेकंड में यानी टाइम कितना हुआ? 30 सेकंड हुआ, और इस 30 सेकंड में जो वेग है वेग में कितना परिवर्तन आया? 6 मीटर प्रति सेकंड का, यानी अंतिम वेग यानी v का मान कितना आया? 6 मीटर प्रति सेकंड। सबसे पहले जो आपका पहला केस है इसके लिए हम एक्सेलरेशन यानी त्वरण निकालें। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? a बराबर v माइनस u बाय t, यानी त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय। तो v कितना है आपका? 6 है, u कितना है? 0 है, t कितना है? 30। ठीक है, अच्छा इसमें 30 सेकंड है तो 30 है इसका। ठीक है, टाइम कितना है? 30। यहाँ पे समय जो है पहला केस में क्या दिया गया है? 30 दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 30 हो गया, तो 6 बटा 30, तो 1/5 यानी 0.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये कैसा है आपका? पॉजिटिव। ठीक है, तो आप लिखेंगे एक्सेलरेशन इन केस 1 is 0.2 मीटर पर सेकेंड, यानी पहले केस में त्वरण 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो पहले केस में जो त्वरण आया है वो 0.2 आया है। ठीक है, यहाँ पे जो आपको टाइम दिया गया है वो 30 सेकेंड है। प्रारंभिक वेग 0 होगा क्योंकि क्या है?
जो साइकिल है वो रुकी हुई है और आपको अंतिम वेग दिया गया है 6 मीटर प्रति सेकंड। अब हम बात करते हैं दूसरे केस की। ठीक है, ठीक है। केस सेकंड, केस सेकंड में क्या कहा गया कि जो साइकिल है उसके वेग को कम किया। तो इस केस में जो साइकिल का पहले केस में अंतिम वेग था वो प्रारंभिक वेग, यानी इस केस में u का जो मान होगा वो 6 मीटर प्रति सेकंड होगा। तो कितना कम हुआ? 4 मीटर प्रति सेकंड। तो आपका जो v है वो कितना होगा? 4 मीटर प्रति सेकंड। और समय कितना लगा? 5 सेकंड। ठीक है, टाइम कितना लगा? 5। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? यहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? a बराबर v माइनस यू बाय टी। v कितना है? 4, u कितना है? 6 बटा 5। ठीक है, 4 माइनस 6 माइनस 2 बटा 5। माइनस 0.4 मीटर प्रति सेकंड। तो आप लिखेंगे एक्सेलरेशन इन सेकंड केस कितना है? माइनस 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी दूसरे केस में त्वरण माइनस 0.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सेकंड केस में नेगेटिव आया है। क्यों आया है? क्योंकि क्या हो रहा है, वेग में जो परिवर्तन आ रहा है वो कैसा है कि जो वेग है वो कम है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप इसे नोट करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब आपका अगला प्रश्न है, when will you say a body is in uniform acceleration और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी आप कब कहेंगे कि कोई वस्तु एक समान त्वरण में है, दूसरा असमान त्वरण में। ठीक है, अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक है, एक समान त्वरण का जब हमने कॉन्सेप्ट देखा तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि एक समान त्वरण में क्या होता है, वेग में जो परिवर्तन आता है वो बराबर समय अंतराल में बराबर होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई वाहन चल रहा है, ठीक है, वो पहले रुका हुआ था, तो पहले उसकी जो पहला जो सेकंड है 0 मीटर प्रति सेकंड था। फिर क्या हुआ? फिर 1 सेकंड बाद उसका जो वेग है वो 2 मीटर प्रति सेकंड हो गया। फिर अगले 1 सेकंड में, यानी ये क्या हुआ? 0 टाइम में, सॉरी फर्स्ट सेकंड में, फिर सेकंड यानी दूसरे सेकंड में क्या हुआ? 2 सेकंड हुए तो 2 मीटर प्रति सेकंड। फिर तीसरा सेकंड हुआ, उस समय हमने क्या देखा? जो वेग था वो कितना हो गया? 4 मीटर प्रति सेकंड। तो आप देख सकते हैं कि जो समय अंतराल है वो कितना है? 1 सेकंड का है और जो वेग में परिवर्तन हो रहा है वो भी बराबर है। कितने का है? 2 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बराबर समय अंतराल में जो वेग में परिवर्तन है वो बराबर है। तो इस प्रकार की जो एक्सेलरेशन है, जो त्वरण होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो जो त्वरण है वो बराबर है। ठीक है, क्योंकि वेग में परिवर्तन बराबर आ रहा है बराबर समय में,
तो त्वरण भी क्या है यहाँ पे बराबर है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और इसका उदाहरण क्या है, मुक्त पतन में कोई वस्तु यानी कोई ऑब्जेक्ट जो है फ्रीली फॉलिंग है, उस पे एयर रेजिस्टेंस नहीं लग रहा है, वायु का प्रतिरोध नहीं कर रहा है लग रहा है, और वो ऊपर से नीचे गिर, तो ऐसी जो वस्तु है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हो। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करें यानी असमान त्वरण की बात करें, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में बराबर समय अंतराल में जो वस्तु के जो वेग होता है, वेग में परिवर्तन बराबर नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु जो है या कोई वाहन, ठीक है, हम कोई वस्तु ही मान लेते हैं, जब टाइम 1 सेकंड था उस समय उसका जो वेग था वो 0 मीटर प्रति सेकंड। फिर क्या हुआ, 2 सेकंड में उसका जो वेग नोट किया गया वो कितना था, 4 मीटर प्रति सेकंड। फिर 3 सेकंड में जो वेग नोट किया गया वो था 6 मीटर प्रति सेकंड। तो आप देख सकते हैं कि जो समय अंतराल है वो कितना है, 1 सेकंड का है, और जो वेग में परिवर्तन आ रहा है, पहले केस में कितना आ रहा है, 4 मीटर प्रति सेकंड का आ रहा है, दूसरे केस में कितने का आ रहा है, 2 मीटर प्रति सेकंड का आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो वेग में परिवर्तन है वो कैसा है, एक जैसा नहीं है, अलग अलग। ठीक है, तो जब भी कोई वस्तु का जो वेग में परिवर्तन है वो बराबर समय अंतराल में बराबर नहीं होता है, तो हम क्या कहते हैं कि वह वस्तु किसमें है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। और इसका हमने उदाहरण क्या देखा था, इसका हमने उदाहरण देखा था जैसे कि कोई वाहन है, ठीक है, वो जो नॉर्मल, जैसे आप रियल लाइफ सिचुएशन में जब भी कोई वाहन चलता है तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ही होता है, क्योंकि जब वो चल रहा होता है तो सड़क में क्या होता है, कई बार ट्रैफिक होता है, कई बार खुली सड़क होती है, तो क्या होता है उसके वेग में जो परिवर्तन है वो कैसा होता है, एक जैसा नहीं होता। ठीक है, या फिर आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो बस है वो बस स्टॉप में जो है मूव कर रही है, ठीक है, चल रही है, रुक रही है, तो ये भी इसका उदाहरण हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से लिखेंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग in a straight line with an increase in velocity at equal interval of time, then the object is said to be in uniform acceleration। यानी जब भी कोई वस्तु किसी सीधी रेखा में चलती है, ठीक है, और समान समय अंतराल में जो वेग में परिवर्तन है या जो वेग में जो वृद्धि है वो कैसी होती है, समान होती है। ठीक है, तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि जो वस्तु है उसका जो त्वरण है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है, यानी एक समान। ये जो वस्तु है वो एक समान त्वरण में। द फ्री फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कोई वस्तु जो मुक्त पतन पे है वो किसका उदाहरण है, एक समान त्वरण। एक समान त्वरण, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल पर वेग में वृद्धि के साथ एक सीधे रेखा में यात्रा करती है तो वस्तु एक समान त्वरण में हो। किसी वस्तु का मुक्त रूप से गिरना एक समान त्वरण का उदाहरण। अब यहाँ पे आपने एक चीज गौर की होगी कि यहाँ पे हमने एक और बात कही कि जो आपकी वस्तु है वो सीधी रेखा में चलेगी, क्योंकि आप ये जानते हैं कि अगर मान लीजिए कि वस्तु जो है वो सीधी रेखा में नहीं चल रही, उसका जो वेग में परिवर्तन है वो सेम है, लेकिन वो क्या करा, पहले वो सीधा चली फिर वो मुड़ गई या उसने अपनी दिशा चेंज कर दी, तो इसमें भी क्या हो रहा है, आपका वेलोसिटी में चेंज है, यानी जो चेंज इन वेलोसिटी है वो बराबर है। ठीक है, तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जो आपकी वस्तु है वो कैसी होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन में चलनी। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, when an object is traveling with an increase in velocity but not at equal interval of time is known as non-uniform acceleration।
bus moving or leaving from the bus stop is an example of non-uniform acceleration. असमान त्वरण जब कोई वस्तु समय के समान अंतराल पर जो उसमें वेग में वृद्धि होती है वो बराबर नहीं होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वस्तु है वो असमान त्वरण में है। बस का बस स्टॉप से चलना या निकलना जो है असमान त्वरण का उदाहरण। तो बच्चों आज हमने नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है यानी असमान त्वरण क्या होता है ये जाना। इसके कुछ उदाहरण देखें। साथ ही साथ हमने रिटार्डेशन या डेसेलरेशन या जिसे आप नेगेटिव एक्सेलरेशन या ऋणात्मक त्वरण कहते हैं उसके कॉन्सेप्ट को भी जाना। साथ ही साथ हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो आपका अगला टॉपिक है यानी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को पढ़ेंगे यानी आप ग्राफ में किस तरीके से मोशन को डिस्क्राइब करते हैं और अलग अलग प्रकार के जो आपके वीटी और एसटी या जो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूरी समय ग्राफ और जो आपका वेग समय ग्राफ है उस कॉन्सेप्ट को भी हम जानेंगे कि ये होते क्या है और किस तरीके से आप यहाँ पे इन ग्राफ से जो है इसकी प्रॉपर्टी क्या है और किस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप जितना आज आपको पढ़ाया गया है ये आपको समझ में आया होगा। आपको उसको रिवाइज करना है। ठीक है, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस